जो किसानों का आंदोलन चल रहा है अभी, और जो 26 जनवरी की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, पुलिस के बारे में कहा जा रहा है, कई लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी सॉफ्ट जो इमेज है, ये उसी का एक अगला चरण है? अगर कोई आइकॉनिक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसने कानून को हाथ में लिया। फिर पुलिस ने फिर उनके ऊपर मतलब जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, उसको प्रोटेक्ट करने? आप देखिए कि किस तरीके से वैंडलाइज किया, पूरा डैमेज किया हुआ। अगर जो विजुअल्स जो टीवी पे दिखाई जा रहे हैं वो डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, तो आपको लगता है कि पुलिस के पार्ट पे थोड़ी सी चूक हुई? सर मैंने वो व्यक्तिगत रूप से वीडियोस भी देखे सर, और मेरा ये निष्कर्ष निकाला सर, उस दिन जैसे 26 जनवरी की डेट थी और दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक तो 26 जनवरी की परेड की थी तैयारी, उसमें हमारा बहुत सारा पुलिस बल लगा हुआ था, और तो और पुलिस बल दूसरा ही ट्रैक्टर रैली जो चल रही थी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला, एक तो पुलिस बल की हमारे पास कमी थी उस दिन, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग उस तरफ लगे हुए थे सर। और मैंने विजुअल्स देखे तो वहाँ पर सर संख्या जो प्रोटेस्टर्स की थी वो इतनी ज़्यादा थी, और उनके पास सर वेपन्स थे, और हमारे जो कांस्टेबल्स थे सर उनके पास केवल और केवल डंडे थे सर, ना ही उनके पास कोई वेपन था अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सर उन्हें लग रहा था कि वो काफ़ी वायलेंट हो रहे हैं और उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई मेजर्स भी नहीं थे सर, तो इसीलिए शायद वो सॉफ्ट तरीका उन्होंने अपनाया, ये भी एक रीज़न हो सकता है सर। ठीक है। विशाल, जी सर। शॉर्ट मूवीज देखते हैं आप? जी सर। और आपने शौक में लिखा है फैमिली और फ्रेंड्स से के साथ टाइम स्पेंड करना। शौक की परिभाषा क्या होती है? क्या ये शौक जो आपने लिखा है, परिवार और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये शौक की परिभाषा में आएगा? सर शौक मेरे हिसाब से सर वो चीज़ हो सकती है जिससे आदमी को उसको पूरा करने से खुशी मिलती हो सर। अच्छा। तो सर मुझे उसमें खुशी प्राप्त होती है सर, जब मैं अपने लोगों के बीच में, जो सिमिलर माइंड्स के बीच में बैठता हूँ, तो मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है सर। ठीक है, शॉर्ट मूवीज में किस तरह की मूवीज आप देखते हैं? शॉर्ट मूवीज़ में सर मैं मेजरली जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं सर, एक लार्ज बैरल सेलेक्ट नाम की एक है, एक यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार, बॉलीवुड कलाकार भी उसमें वीडियोस बनाते हैं, और वो शायद 15 से 20 मिनट की होती हैं, पर उसका जो मैसेज होता है वो बहुत लास्टिंग होता है। जैसे कार्बन मूवी आई, अधीन आई सर, और आजकल इसके लिए ऑस्कर ने तो अलग कैटेगरी बना दी है। नेशनल फिल्म्स में अभी ये कैटेगरी नहीं बनी है हमारे यहाँ शॉर्ट फिल्म्स, इसमें नए लोगों को मौका भी मिल रहा है, और बहुत ही कम टाइम पीरियड में सर ये बहुत अच्छा मैसेज दे जाती है। अच्छा, ऑस्कर की बात की आपने। ऑस्कर में कई बार कहते हैं कि भारतीय जो फिल्म उद्योग है उससे मूवीज़ वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं जनरली। तो एक चर्चा चलती है कि ऑस्कर में एक तरह का बायसनेस है जिसमें इंडियन मूवीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो आप भी मानते हैं कि ऐसा है? सर उसमें सर एक प्रॉब्लम, जैसे 24 कैटेगरीज हैं ऑस्कर में, तो उसमें केवल हम एक ही कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं सर, फॉरेन कैटेगरी फिल्म में, क्योंकि हमारी जो लोकल लैंग्वेज में, हम इंग्लिश में मूवीज़ हमारे यहाँ कम बनती हैं, तो केवल एक ही के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ऑस्कर जीतने की 1/24 है। तो इसीलिए और वो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को कवर नहीं करती। एक तो हिंदी लैंग्वेज में बनती है, तो जो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत इफेक्ट है सर, तो ये एक मेजर रीज़न है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते सर। ठीक है, अभी पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। जी सर। कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाने वाला है और कितने विदेशी व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार में शामिल किया गया है? माफ़ी चाहूँगा, एग्जैक्ट डाटा डेटा नहीं याद है आपको? पद्म पुरस्कार कब स्थापित किए गए, कब शुरू किए गए? सर 1954 में सर। और बताइए कुछ पद्म पुरस्कारों के बारे में। सर पद्म पुरस्कार 3 हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये इंडिया सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण सर, फिर थर्ड है पद्म भूषण, और फोर्थ है पद्मश्री सर। और इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है सर, ये एक सिंबलिटिक रूप में दिए जाते हैं, सम्मान के रूप में, और जो व्यक्ति इन्हें पाता है उसको टैक्सेबल नॉन इनकम हो जाती है सर, मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता है सर। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को क्या पद्म पुरस्कार मिला हुआ है? सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। नहीं है आपको भी आइडिया? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया ने
4 पिलर स्ट्रेटजी अपनाया है। ये 4 पिलर स्ट्रेटजी क्या है? इकोनॉमिक सर्वे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं ना। तो 4 पिलर स्ट्रेटजी के बारे में उसमें चर्चा है। वो 4 पिलर स्ट्रेटजी क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं? सर डेमोग्राफी, डिमांड, वाइब्रेंट इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये सब आपने पढ़ लिया है या आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? नहीं सर, लास्ट ईयर मैंने शायद पढ़ा था सर इसमें। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर चुका है ना? हाँ सर, वो आया, कल ही आया है सर। हाँ, तो आपने मैंने पढ़ा है? ओवरव्यू देखा उसका, पूरा नहीं पढ़ा सर। 500 पेजेस का था सर, तो थोड़ा समय नहीं मिल पाया। तो आपने मतलब चारों पिलर तो बता दिए? जी सर, ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था सर। अच्छा, 4 पिलर्स के लिए। ठीक है ठीक है। दिल्ली मेरठ के बीच में RRTS प्रोजेक्ट के बारे में सुना है आपने? सर रैपिड रोड बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम। हाँ, ये क्या है? ये क्या मेट्रो रेल जैसा ही है या कुछ अलग है? सर ये माफ़ी चाहूँगा सर। ध्यान नहीं कर पाए। स्ट्रॉबेरी महोत्सव के बारे में सुना है आपने? शायद मेघालय में हुआ है सर, शायद। नहीं सॉरी सर, नहीं मालूम सर। नहीं। ट्रूनाट मशीन बहुत चर्चा में थी उत्तर प्रदेश में। क्या है ये ट्रूनाट मशीन? कोविड से शायद संबंधित है। शायद कोविड से ही संबंधित है सर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में कुछ बताइए। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई जा रही हैं? सर बाबा साहेब अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही है SC/ST के बच्चों के लिए, उनको छात्रवृत्ति देते हैं उसमें। और उसी के साथ सर ज्योतिबा फुले स्कॉलरशिप स्कीम है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए छात्रावास वगैरह की सुविधा है इस माध्यम से। और हाँ, ये 2 स्कीम सर मुझे याद आ रही महिलाओं के लिए आयोग है है। जी उसकी तर्ज पर पुरुषों के लिए भी आयोग की ज़रूरत है? पुरुषों के लिए सर स्पेसिफिकली आयोग बनाने की ज़रूरत नहीं है सर मेरे हिसाब से, पर हाँ थोड़ा सा बैलेंसिंग की ज़रूरत है आज के समय में। जैसे कि जो केसेस आ रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, उसमें 97 आजकल पुरुष कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी समस्याओं को इतना इग्नोर कर दिया गया है कि अब पुरुषों की समस्याएं नहीं है। हाँ सर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 97.5% केसेस में कन्विक्शन ही नहीं हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में, ज़्यादातर केसेस फॉल्स पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैन हरेसमेंट का भी केस आ रहा है। लेकिन जैसे सर हमारी सोसाइटी है पेट्रियार्कल चली आ रही है, तो उसमें देखा गया है कि पुरुषों पे ये देखा जाता है कि उनको निगलेक्ट कर दिया था कि नहीं, उन पर शोषण नहीं हो सकता है। पर ये आज की डेट में हम देख सकते हैं काफ़ी पुरुष भी आत्महत्या करते हैं घरेलू, पारिवारिक या प्रोफेशनल कारणों की वजह से। हाँ, तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो पुरुषों की समस्याओं को भी महत्व देने की ज़रूरत है। आयोग नहीं बनाए तो चलेगा, बस ध्यान उनका रखा जाए विशेष। कैसे ध्यान रखा जाए बिना किसी स्ट्रक्चर के? जी सर, ध्यान इस तरीके से रखा जाए, यदि कोई कंप्लेन आती है कि उसका हरेसमेंट हो रहा है, हालांकि अभी पॉक्सो की लाइन में भी, गाइडलाइन में भी उन्होंने चेंज अच्छा, किया। एक बहुत छोटी सी बात और, कि एक जनरल मेंटालिटी है कि किसी वर्ग को जब हम सशक्त करना चाहते हैं, जी ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया में जी जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ का समाज की संरचना है पितृसत्तात्मक, जी तो क्या इस संरचना में हम ऐसी प्रैक्टिस करने लगे हैं जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए पुरुषों को डीमोटिवेट करें? क्या इस तरह की मेंटालिटी आप देखते हैं? सही तर्क क्या होना चाहिए कि महिलाओं को मोटिवेट करें या महिलाओं को मोटिवेशन के साथ साथ पुरुषों को डीमोटिवेट करें? समाज में कौन सा तर्क आपको दिखता है कि ज़्यादा प्रचलन में है? सर मुझे तो लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, पुरुषों को दबाया नहीं जा रहा है। पर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब एक वर्ग आगे बढ़ा है जो अब तक कमज़ोर था थोड़ा सा, तो अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हम पीछे जा रहे हैं, जबकि ये बात नहीं है, जबकि दोनों ही साथ ही चल रहे हैं। महिलाओं जो अब तक बहुत पीछे की तरफ थी, अब वो आगे की तरफ आई, चाहे वो सेना में हो, चाहे जुडिशरी में हो या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में हो। वो जब आगे आ रही हैं तो थोड़ा सा उनको एक कॉम्प्लेक्स ये आया है कि अब तक ये नहीं था, अब तक मेजॉरिटी थी, तो ये थोड़ा सा आया है। लेकिन महिलाओं ही आगे बढ़ रही हैं, ये नहीं कि पुरुषों का नीचे तो खैर कमी हो रहा है सर इसमें। ठीक सर।
तो चर्चा जो है हमारे कोविड-19 के तहत, पेंडेमिक के तहत बहुत सारे चर्चा इस पर हो रही है और भारत सरकार संसद में कर रही है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हेल्थ केयर क्राइसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आप चूंकि प्रशासन में आ रहे हैं तो बताइए कैसे पेंडेमिक कोविड-19 को देखते हुए जो इकोनॉमिक सर्वे ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट किया है उसमें एक है कि हेल्थ केयर क्राइसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। हाउ? सर जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में हुआ कि हमारी जॉब लॉस हुआ सर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 100 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और इंडिया में भी 15 करोड़ के आसपास। ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो बढ़े सर, तो कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ा सर। महिलाएं 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है सर, तो उनका जॉब लॉस सबसे ज़्यादा हुआ सर, और लेबर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए सर। गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है कि जो पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ मस्ट बी इंक्रीज्ड, एंड द सेकेंड थिंग जो सजेस्ट किया गया है और नेशनल हेल्थ मिशन मस्ट कंटिन्यू। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, मेरा प्रश्न है उसमें आप क्या कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या चेंज चाहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई दुर्घटना घटे तो हम और बेहतर ढंग से इसे कंट्रोल कर सकें। सर जैसे हमारा सबसे पहले हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जैसे 1.5% है सर, इसको बढ़ाकर हमें 2.5 या 3% तक जीडीपी के लेके जाना है एक्सपेंडिचर। नेशनल हेल्थ मिशन एक प्रोग्राम जी, उस प्रोग्राम में आप क्या स्ट्रक्चरल चेंज चाहते? सर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे सर, पीएचसी जो कि गाँव के सबसे नज़दीक होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, हाइजीन के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये जो बीमारियां आ रही हैं कम्युनिकेबल या तो ये आती हैं सर एलोपैथी के अलावे जी, बहुत सारे हमारे देश में पैथी हैं ट्रेडिशनली। उसका नेशनल हेल्थ मिशन में किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए जी ताकि यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस मिल सके? कैसे प्रचार प्रसार किया सर? जैसे कि हमारा जो आपको होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, इसको कैसे प्रचार प्रसार किया? जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे BHMS या BAMS जो कोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट ने परमिशन भी दी है नेशनल मेडिकल कमीशन से कि 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करा के उनको, हमारे पास जो डॉक्टर्स की डिफिशिएंसी है रूरल एरियाज़ में, ताकि उन्हें हम वहाँ पोस्ट कर सकें। खासकर देखा गया है कि जो लोग MBBS वगैरह करते हैं रूरल पोस्टिंग्स के लिए तैयार नहीं होते, तो उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण डेटा ये आया है कि देखिए जो PMJY है उसको जिन जिन स्टेट ने अडॉप्ट किया उनका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 20% डिक्लाइन कर गया, जी सर। जैसे यूपी, बिहार है। जी सर। और जिसने अडॉप्ट नहीं किया उसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जी आपको 12% ही डिक्लाइन किया। जी सर। बताइए इस कारण से JRY जिसने अडॉप्ट किया नहीं किया, उससे एक हद तक सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस और रीजनल इम्बैलेंसेस पैदा हो रहा है। जी सर। इसे रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए? सर हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाते हुए, खासकर जो स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया है सर, हमें उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए है सर, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति का हेल्थ नहीं अच्छा रहेगा तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। क्या आप समझते हैं कि ऐसी योजना को किसी के चॉइस पे नहीं छोड़ना चाहिए? जी सर। इसे कंपलसरी लागू किया जाना चाहिए और जो नहीं लागू किया जाता उसे कॉन्स्टिट्यूशनली उनके अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है इस संदर्भ में? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि कुछ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स बनाई जाएं जिनका इम्प्लीमेंटेशन, जो हम PMJY है जी, वो आपको वेस्ट बंगाल में भी लागू हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सर सुप्रीम कोर्ट में ये कह सकती है कि भाई ये एक राइट टू हेल्थ का मैटर है किसी व्यक्ति का, तो आर्टिकल 21 के अंदर उसे एनफोर्स कर सकती है, गाइडलाइन जारी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये तो पब्लिक वेलफेयर का इशू है, इसमें तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई विचारधारा आइडियोलॉजी का इशू नहीं है, ये तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा अगर ये लागू होता है। थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। जी सर, नाउ यू कैन गो प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। प्लीज मैं कम इन सर? गेट प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर। विशाल, आप वेरी डायनेमिक, वाइब्रेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट,
फॉर यूपीपीसीएस कि आपको सेलेक्ट करें। जितने भी क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, इंटीग्रिटी, विथ ऑनेस्टी, लीडरशिप क्वालिटी, अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, all are more than average, and performance rate from beginning to end आपका बिल्कुल फ्लैट कर्व, बहुत अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर। आपको डाइवर्सिफाइड फील्ड का अच्छी जानकारी, एनालिटिकल पावर है, प्रश्न को जल्दी समझ लेते हैं, कंटेंट भी आपका सही है, कई बार जल्दीबाजी कर जाते हैं। जी सॉरी है सर। ना, इसलिए आप पहले प्रश्न एक बार आपसे हो गए तो पूरा सुने, जी सर। और उसके बाद ऑर्गेनाइज आंसर दें। एक दो बार आपके साथ हो गया। मेन जो आप इम्प्रूवमेंट करना है वो आपको बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं उस पर ध्यान देना है। जो आपकी आदत में जब आप किसी से बात करते हैं जी तो उसमें उसी आदमी को आई टू आई कांटेक्ट आप देखें। जी जी ठीक है, समय समय पर आप दूसरे मेंबर को देख सकते हैं, लेकिन आप डायगोनली देखते हैं। किसी से बात करें तो थोड़े समय के बाद आप डायगोनली देखते हैं, और वो जो आपका आंख है वो आपको नीचे तिरछा होता है। जी जी सो दिस इज अगेंस्ट द व्हाट डिकोरम ऑफ कन्वर्सेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप कई बार जो है अननेसेसरली, मतलब जहां पर स्माइल करना ही नहीं है, ऐसे बहुत अच्छा है स्माइलिंग, कई बार जो है गलत जगह पर आप स्माइल करते हैं। जी सर। इसको ध्यान से देखिए। जी सर। तीसरा चीज है, जब आप नहीं जानते हैं तो एक तो शुरू ही मत कीजिए, जी और शुरू करना भी है तो परमिशन ले लीजिए। और अगर आपने गलत शुरू कर दिया और बीच में छोड़ दिया जी तो ये फॉल्स स्टार्ट हो जाएगा। फुल स्टॉप। तो आपकी जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सब में मेंटेन किया, वहां पर धब्बा लग जाएगा। जी सर। ठीक है, बाकी सब बहुत अच्छा है ना। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप क्वालिफाई करें विथ हाईएस्ट पॉसिबल रैंक, जी सर। है ना, बहुत अच्छा। जी सर। ठीक, ओके, थैंक्स।